हेलो अचीवर्स, आप सभी को स्वागत करता हूं। आज हम 100 एमसीक्यूज़ के ऊपर बात करेंगे, जो कि बहु विकल्पित प्रश्न के ऊपर बात करेंगे। इसमें से आपको प्रीवियस ईयर से आने वाले बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आप अगर यह वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं तो आप सब क्या करें कि एक पेन पेपर लेकर के साथ में बैठें, उसमें से 1 से 100 तक जो है नंबर लिख लें और उसके सामने आपको पहला क्वेश्चन का अगर आपको आ रहा है कि ए बी सी डी, इनमें से जो भी विकल्प आपके मन में पहले आएगा तो उसको जो है लिख लें और उसको मैं जब आंसर बताऊंगा तब आप उसको ठीक सही है या गलत है उसको मूल्यांकन करें। इससे क्या होगा कि आपको 100 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन राइट हो रहा है आपको पता चल जाएगा। अब बिना समय को गवाएं स्टार्ट कर लेते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है? गार्सद तासी मूलतः किस भाषा के विद्वान थे? गार्सद तासी मूलतः किस भाषा के विद्वान थे? पहला ऑप्शन है फ्रेंच, दूसरा है लैटिन, तीसरा है अंग्रेजी और चौथा है हिंदी। आपको सही विकल्प का चयन करना है। इसका सही आंसर है फ्रेंच। क्या है? फ्रेंच है। दूसरा क्वेश्चन है, गार्सद तासी ने किस वर्ष में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था? पहला ऑप्शन है 1813, 1839, तीसरा ऑप्शन है 1913 या चौथा ऑप्शन है 1939। इसमें से सही विकल्प का चयन करना है और मैं पहले जैसे बताया था वैसे ही करते चलना है। गार्सद तासी ने अपना जो इतिहास था उसको कब लिखा था? 1839 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव सिंह सरोज किसकी रचना है? शिव सिंह सरोज किसकी रचना है? पहला ऑप्शन है शिव सिंह सेंगर, ऑप्शन बी राजा शिव सिंह, ऑप्शन सी ग्रियर्सन या ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। इसका सही आंसर हो जाएगा शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सरोज जो साहित्य कृति है किसकी रचना है? शिव सिंह सेंगर की रचना है। उसके बाद मिश्र बंधुओं में कौन शामिल नहीं है? मिश्र बंधुओं में कौन शामिल नहीं है, इसका सही आंसर फाइंड आउट करना है। पहला ऑप्शन है कृष्ण बिहारी, दूसरा ऑप्शन है सुखदेव बिहारी, तीसरा ऑप्शन है गणेश बिहारी या चौथा ऑप्शन है राम बिहारी। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो मिश्र बंधु विनोद में राम बिहारी शामिल नहीं थे। कौन कौन शामिल थे? कृष्ण बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी, ये तीनों साहित्यकार मिश्र बंधु विनोद जो है लिखे थे। उसके बाद का क्वेश्चन है, जो मैंने पहले बताया कि पहला क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन के साथ रिलेट कर रहा है। मिश्र बंधु विनोद का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? पहला ऑप्शन है 1923, दूसरा ऑप्शन है 1928, तीसरा ऑप्शन है 1913 या चौथा ऑप्शन है 1933। इसका विकल्प का चयन करें। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर सही हो जाएगा। मिश्र बंधु विनोद का प्रकाशन वर्ष है 1913, 1913 इसका प्रकाशन वर्ष है। जो छठा क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास कब लिखा था? यह तो आपको देखते ही बन जाना चाहिए। जो रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखा था। कब लिखा था? 1929 में लिखा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नाम किसने दिया था? पहला ऑप्शन है ग्रियर्सन, दूसरा ऑप्शन है मिश्र बंधु, तीसरा ऑप्शन है राम कुमार वर्मा और चौथा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामचंद्र शुक्ल। आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नाम रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया था। आधुनिक काल के लिए किसने गद्य काल नाम दिया था? पहला ऑप्शन है ग्रियर्सन, दूसरा ऑप्शन है मिश्र बंधु, तीसरा ऑप्शन है राम कुमार वर्मा और चौथा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल। आधुनिक काल के लिए किसने गद्य काल का नाम दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल जी ने ही दिया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा था? पहला ऑप्शन है राम कुमार वर्मा, दूसरा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, तीसरा ऑप्शन है गणपति चंद्र गुप्त और चौथा ऑप्शन है सुमन राजे। नाइन्थ क्वेश्चन का सही आंसर देना है आप सभी को। इसका सही आंसर हो जाएगा राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी कृति है? हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी कृति है? पहला ऑप्शन है राम कुमार वर्मा, दूसरा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा ऑप्शन है विजयेंद्र स्नातक या गणपति चंद्र गुप्त। इसका सही विकल्प का चयन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य की भूमिका जो कि मेरे हिसाब से 1952 में लिखा गया था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको लिखा था। उसके बाद क्वेश्चन आता है, हिंदी साहित्य का आदिकाल किसने लिखा? पहला ऑप्शन है राम कुमार वर्मा, दूसरा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा ऑप्शन है विजेंद्र स्नातक या चौथा ऑप्शन है गणपति चंद्र गुप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो कि हिंदी साहित्य का आदिकाल किसने लिखा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा था। उसके बाद हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास का लेखक कौन है? ऑप्शन है बच्चन सिंह, दूसरा ऑप्शन है ब्रजरत्न दास, तीसरा ऑप्शन है मोतीलाल मोनेरिया और चौथा ऑप्शन है मैनेजर पांडे। इसका सही विकल्प चयन करें। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास जो कि लिखे थे बच्चन सिंह। 13 नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम आ चुके हैं। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? पहला ऑप्शन है बच्चन सिंह, दूसरा ऑप्शन है नगेंद्र, तीसरा ऑप्शन है राम स्वरूप चतुर्वेदी या चौथा ऑप्शन है मिश्र बंधु। इसका सही आंसर हो जाएगा राम स्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का अतीत किसकी रचना है? पहला ऑप्शन है बच्चन सिंह, दूसरा ऑप्शन है नगेंद्र, तीसरा ऑप्शन है मिश्र बंधु और चौथा ऑप्शन है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य का अतीत किसकी रचना है? हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो है सही आंसर हो जाएगा। हिंदी साहित्य का अतीत का जो रचनाकार है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास कब लिखा गया? पहला ऑप्शन है 1965, दूसरा ऑप्शन है 1955, तीसरा ऑप्शन है 1945 या चौथा ऑप्शन है 1935। इसका सही आंसर क्या हो सकता है? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा गया था 1965 में। कब लिखा गया था? 1965 में। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन का लेखक कौन है? 16 नंबर क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन का लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो सकता है? पहला ऑप्शन है सूर्यकांत शास्त्री, दूसरा ऑप्शन है नलिन बिलोचन शर्मा या तीसरा ऑप्शन है नगेंद्र या चौथा ऑप्शन है भगीरथ मिश्र।
इसका सही आंसर हो जाएगा नलिन बिलोचन शर्मा। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन का लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। उसके बाद 17 क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। आदिकाल को संधि काल एवं चारण काल नाम किसने दिया था? पहला ऑप्शन है राम कुमार वर्मा, दूसरा ऑप्शन है ग्रियर्सन, तीसरा ऑप्शन है मिश्र बंधु या चौथा ऑप्शन है गणपति चंद्र गुप्त। आदिकाल को संधि काल एवं चारण काल नाम किसने दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा राम कुमार वर्मा। इसका सही आंसर हो जाएगा राम कुमार वर्मा। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। राजकुंवर किस काव्य का नायक है? राजकुंवर किस काव्य का नायक है? इस तरह का क्वेश्चन हमारे यूजीसी नेट जेआरएफ के क्वेश्चन पेपर को हम जब देखते हैं, समझते हैं, तो इस तरह का क्वेश्चन हमको डीप सेंस में बहुत पूछा जाता है। तो इसका राजकुंवर किस काव्य का नायक है? पहला ऑप्शन है चंदायन, दूसरा ऑप्शन है पद्मावत, तीसरा ऑप्शन है मधुमालती या चौथा ऑप्शन है मृगावती। इसका सही आंसर हो जाएगा 18 मृगावती। तो मृगावती में राजकुंवर का जो है काव्य का नायक है। 19 नंबर क्वेश्चन। आदिकाल को किसने बीज बपन काल नाम दिया था? पहला है राम कुमार वर्मा, दूसरा है रामचंद्र शुक्ल या महावीर प्रसाद द्विवेदी या मिश्र बंधु। आपको सही विकल्प का चयन करना है। आदिकाल को किसने बीज बपन काल नाम दिया था? 19 का आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो हम इसको कैसे याद रखें कि आदिकाल को किसने बीज बपन काल नाम दिया? इसको जो नाम दिए थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने दिए थे। उसके बाद का क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन। रीतिकाल को किसने अलंकृत काल नाम दिया? रीतिकाल को किसने अलंकृत काल नाम दिया? पहला ऑप्शन है मिश्र बंधु, दूसरा ऑप्शन है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, तीसरा ऑप्शन है नगेंद्र या भगीरथ मिश्र। रीतिकाल को किसने अलंकृत काल नाम दिया था? 20 का हो जाएगा मिश्र बंधु विनोद जी ने, जो कि श्याम बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र एवं सुखदेव बिहारी मिश्र, इस तरह से तीनों मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया था। उसके बाद 21 क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है? राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है? पहला ऑप्शन है सरहपाद, उसके बाद दूसरा ऑप्शन है चंद बरदाई या तीसरा ऑप्शन है स्वयंभू या शालिभद्र सूरी। 21 का सही आंसर हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि है सरहपाद। कौन है? सरहपाद। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। संधा भाषा का प्रयोग किसने किया? संधा भाषा का प्रयोग किसने किया? पहला ऑप्शन है जैन, दूसरा ऑप्शन है सिद्ध, तीसरा ऑप्शन है संत या चौथा ऑप्शन है नाथ। संधा भाषा का प्रयोग किसने किया था? यह अगर क्वेश्चन आया जाए तो आप निश्चित ही बता देंगे सिद्ध ने इसका जो है प्रयोग किया था। किसने प्रयोग किया था? सिद्धों ने प्रयोग किया था। दोहा कोश की रचना किसने की? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोहा कोश की रचना किसने की? पहला ऑप्शन है सरहपाद, उसके बाद ऑप्शन है सबरपा, लुईपा या कण्हपा। दोहा कोश की रचना किसने की? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सरहपा।
कौन किए थे? सरहफा किए थे। उसके बाद 24th क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। देवसेन की रचना कौन सी है? पहला ऑप्शन है दोहा कोश, दूसरा ऑप्शन है चर्यापद, तीसरा ऑप्शन है श्रावकाचार या चौथा ऑप्शन है भोगचर्या। देवसेन की रचना कौन सी है? देवसेन की रचना कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा श्रावकाचार। कौन सी है? श्रावकाचार है देवसेन की रचना। उसके बाद 25th क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नरपति नल की रचना कौन सी है? नरपति नल की रचना कौन सी है? पहला ऑप्शन है विशलदेव रासो, दूसरा है खुमान रासो, तीसरा है परमाल रासो या चौथा है पृथ्वीराज रासो। नरपति नाल की रचना, इसमें से पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन है विशलदेव रासो। कौन है? विशलदेव रासो। उसके बाद 26 क्वेश्चन। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई की रचना है। इसका आंसर सभी को आता होगा। 27 जगनीक की कृति कौन सी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। विशलदेव रासो, नेक्स्ट ऑप्शन है खुमान रासो, तीसरा ऑप्शन है परमाल रासो या चौथा ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो। आपको सही विकल्प का चयन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा परमाल रासो। कौन है? परमाल रासो। जगनीक की कृति कौन सी है? परमाल रासो है। उसके बाद पृथ्वीराज रासो में कितने समय है? पृथ्वीराज रासो में कितने समय है? पहला ऑप्शन है 109 या 79 या 89 या 69। इसका सही आंसर क्या है? पृथ्वीराज रासो में कितनी समय है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 69। नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वीराज चौहान और शहाबुद्दीन गौरी का युद्ध किस में है? पृथ्वीराज चौहान और शहाबुद्दीन गौरी का युद्ध किस में है? पहला ऑप्शन है विशलदेव रासो, दूसरा ऑप्शन है खुमान रासो, तीसरा ऑप्शन है परमाणु या चौथा ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो। 29 का सही आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमीर खुसरो की रचना कौन सी नहीं है? इसमें से नहीं का चयन करना है। पहला ऑप्शन है खलिगवारी, दूसरा ऑप्शन है पहेलियाँ, तीसरा ऑप्शन है मुकरियाँ या चौथा ऑप्शन है योगचर्या। इसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा योगचर्या, जो है अमीर खुसरो की रचना नहीं है। अमीर खुसरो की रचना कौन कौन सी है? खलिगवारी, पहेलियाँ और मुकरियाँ अमीर खुसरो जी ने लिखा था। 31 क्वेश्चन का आंसर चयन करना है। मैथिली कोकिल कौन है? मैथिली कोकिल कौन है? पहला है विद्यापति, दूसरा है सरहपा, तीसरा है अमीर खुसरो या डी है तीनों नहीं। तो मैथिली कोकिल कौन है? हम तो जानते हैं मैथिली कोकिल कौन है? विद्यापति है। विद्यापति की कीर्तिलता की भाषा है। हम जानते हैं विद्यापति की कीर्तिलता, कीर्ति पताका और ऐसे और भी बहुत सारी जो है पुस्तक उन्होंने रचित किए थे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है विद्यापति की कीर्तिलता की भाषा कौन सी है? पहला है संस्कृत या हिंदी या अबहट या खड़ी बोली। 32 का ऑप्शन सही होगा अबहट, जो कि सही आंसर माना जा सकता है। विद्यापति की कीर्तिलता की भाषा है अबहट। भू परिक्रमा की भाषा है। इसका सही आंसर चयन करना है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है संस्कृत, हिंदी, अबहट या खड़ी बोली। भू परिक्रमा की भाषा
कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत। नंबर 34 क्वेश्चन के ऊपर हम आ चुके हैं। पयमचर्यु किसकी रचना है? पयमचर्यु किसकी रचना है? पहला ऑप्शन है जयेंदु, दूसरा ऑप्शन है स्वयंभू, तीसरा ऑप्शन है पुष्पदंत या चौथा ऑप्शन है धनपाल। इसका सही आंसर क्या हो सकता है? पयमचर्यु किसकी रचना है? हम जानते हैं स्वयंभू जी का पयमचर्यु रचना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, परमात्म प्रकाश किसकी रचना है? परमात्म प्रकाश किसकी रचना है? पहला ऑप्शन है जयेंदु, उसके बाद है स्वयंभू, पुष्पदंत या धनपाल। सही विकल्प का चयन करना है। 35 का आंसर हो जाएगा जयेंदु का जो लेखन है परमात्म प्रकाश, रचना किसकी है? जयेंदु का है। महापुराण किसकी रचना है? जयेंदु का है, स्वयंभू का है, पुष्पदंत का है या धनपाल का है? 36 का सही आंसर हो जाएगा महापुराण किसकी रचना है? पुष्पदंत की रचना है। किसकी रचना है? पुष्पदंत की रचना है। 37 क्वेश्चन में हम आ चुके हैं। नल सिंह की रचना कौन सी है? नल सिंह की रचना कौन सी है? पहला ऑप्शन है विजयपाल रासो, दूसरा ऑप्शन है हम्मीर रासो, तीसरा ऑप्शन है खुमान रासो या चौथा ऑप्शन है बिसलदेव रासो। नल सिंह की रचना कौन सी है? नल सिंह की रचना है हमारा विजयपाल रासो। कौन सा है? विजयपाल रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। 38 क्वेश्चन के ऊपर सारंगधर की रचना है। सारंगधर की रचना कौन सी है? आपको बताना है। विजयपाल रासो है या हम्मीर रासो है या खुमान रासो है या बिसलदेव रासो है? सारंगधर की रचना है आपका हम्मीर रासो। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही माना जाएगा। सारंगधर की रचना कौन सी है? हम्मीर रासो। 39 क्वेश्चन के ऊपर आ चुके हैं। ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है। पहला ऑप्शन है बन्न रत्नाकर, राहुल बेल, जयमंक जसचंद्रिका या जयचंद्र प्रकाश। ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना कौन सी है? ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना हम जानते हैं कि बन्न रत्नाकर है, जो कि सही आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट है 40, मधुकर कवि की रचना है। मधुकर कवि की रचना कौन सी है? पहला ऑप्शन है बर्ण रत्नाकर, राहुल बेल, जयमंक जसचंद्रिका या जयचंद प्रकाश। 40 का सही आंसर हो जाएगा, आप अगर सी विकल्प का चयन कर रहे हैं तो ये सही माना जाएगा, जयमंक जसचंद्रिका मधुकर कवि का रचना है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय है। ये तो आप सभी को आता ही होगा, फिर भी देखते हैं कि इसका कौन कौन से ऑप्शन दिया हुआ है। संवत 1375 से लेकर के संवत 1700। ऑप्शन बी संवत 1350 से लेकर के संवत 1650। ऑप्शन सी संवत 1300 से लेकर के संवत 1600 या ऑप्शन डी संवत 1275 से लेकर के संवत 1600। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय कौन सा है? आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे 41 का ऑप्शन ए जो है सही माना जाएगा। ऑप्शन ए संवत 1375 से लेकर के संवत 1700 तक रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने 1929 में लिखा हुआ हिंदी साहित्य का इतिहास का कोई अंदर जो कि भक्ति काल का समय निर्धारित किया है। 42 का क्वेश्चन का आंसर बताना है। मुसलमानों के अत्याचारों से ही भक्ति की भावधारा उमड़ी थी, ऐसा कौन मानता है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी है ग्रियर्सन, ऑप्शन सी है रामचंद्र शुक्ल या ऑप्शन डी है माधवाचार्य।
इसमें से सही विकल्प का चयन करना है। मुसलमानों के अत्याचारों से ही भक्ति की भावधारा उमड़ी थी। इसका सही आंसर कौन सा हो सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ऑप्शन अगर जो भी लगाए होंगे उनका सही माना जाएगा। उसके बाद 43 का क्वेश्चन का आंसर बताना है। मुसलमानों के अत्याचार से यदि भक्ति की भावना उमड़ना था तो पहले उसे सिद्ध में और फिर उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए था, पर हुई वह दक्षिण में। किसका वाक्य है? फिर से पढ़ देता हूँ। मुसलमानों के अत्याचार से यदि भक्ति की भावना उमड़ना था तो पहले उसे सिद्ध में और फिर उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए था, पर हुई वह दक्षिण में। किसका वाक्य है? इसका सही आंसर का चयन करना है। पहला ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा ऑप्शन है ग्रियर्सन, या तीसरा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, या चौथा ऑप्शन है माधवाचार्य। इसका सही आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। उसके बाद 44 क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। रामावत संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? रामावत संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? पहला ऑप्शन है रामानुज, या दूसरा ऑप्शन है रामानंद, तीसरा ऑप्शन है माधवाचार्य, या ऑप्शन डी है निम्बाकाचार्य। 44 का सही आंसर माना जाएगा 44 रामानंद। रामानंद जो है सही आंसर माना जाएगा। 45 क्वेश्चन के अंदर हम आ चुके हैं। श्री संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? आपको चयन करना है। श्री संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? पहला ऑप्शन है रामानुज, दूसरा ऑप्शन है रामानंद, या तीसरा ऑप्शन है माधवाचार्य, या निम्बाकाचार्य। इसका सही ऑप्शन कौन सा हो सकता है? श्री संप्रदाय का प्रवर्तक कौन किए थे? इसका प्रवर्तक किए थे 45 का रामानुज। सही आंसर हो जाएगा। 46 के अंदर आते हैं। ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? पहला ऑप्शन है रामानुज, दूसरा ऑप्शन है रामानंद, तीसरा ऑप्शन है माधवाचार्य, या चौथा ऑप्शन है निम्बाकाचार्य। इसका सही आंसर माना जाएगा ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक हैं माधवाचार्य। कौन है? माधवाचार्य जी हैं ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक। 47वां क्वेश्चन। विशिष्टाद्वैत सिद्धांत की स्थापना किसने की? तो विशिष्टाद्वैत सिद्धांत की स्थापना किसने की? पहला ऑप्शन है रामानुज, दूसरा ऑप्शन है रामानंद, या तीसरा ऑप्शन है माधवाचार्य, या चौथा ऑप्शन है निम्बाकाचार्य। इसमें से सही आंसर का विकल्प का चयन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रामानुज जो है सही आंसर माना जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है शुद्धाद्वैतवाद का प्रवर्तक कौन है? शुद्धाद्वैतवाद का प्रवर्तक कौन है? पहला ऑप्शन है वल्लभाचार्य, दूसरा ऑप्शन है रामानंद, तीसरा ऑप्शन है माधवाचार्य, या चौथा ऑप्शन है निम्बाकाचार्य। इसका सही विकल्प का आपको चयन करना होगा। इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वल्लभाचार्य जी ने शुद्धाद्वैतवाद का प्रवर्तन किया था। उसके बाद का क्वेश्चन है रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा निम्बाकाचार्य रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक हैं। उसके बाद क्वेश्चन है द्वैताद्वैतवाद की स्थापना किसने की? द्वैताद्वैतवाद की स्थापना किसने की? पहला ऑप्शन है रामानुज, दूसरा ऑप्शन है रामानंद, तीसरा ऑप्शन है मध्वाचार्य, या चौथा ऑप्शन है निम्बाकाचार्य। इसका सही आंसर हो जाएगा 50 का सी,
माधवाचार्य जी ने द्वैताद्वैतवाद की स्थापना की थी? अगला क्वेश्चन हमारे सामने यह आता है कि 51 क्वेश्चन, बीजक किसकी रचना है? बीजक रचना आप सभी को पता होगा कि यह रचना कबीरदास जी का है, साखी शबद रमैनी। रमैनी साखी शबद, इसको आप ध्यान में रखें और याद रखने की कोशिश करें। दूसरा है 52 क्वेश्चन के ऊपर आ चुके हैं हम। दशरथ सुत तहु लोक बखाना किसकी पंक्ति है? दशरथ सुत तहु लोक बखाना किसकी पंक्ति है? पहला ऑप्शन है सूरदास, दूसरा ऑप्शन है कबीरदास, तीसरा ऑप्शन है सुंदरदास और चौथा ऑप्शन है तुलसीदास। आपको इसमें से चयन करना है। इसका दशरथ सूत तिहु लोक बखाना, इसका ऑप्शन है बी सही हो जाएगा। कबीरदास जी का पंक्ति है, दशरथ सूत तिहु लोक बखाना। 53 यहाँ भी पंक्ति बताना है कि किसकी है। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए किसकी पंक्ति है? पहला ऑप्शन है सूरदास, दूसरा ऑप्शन है कबीरदास, तीसरा ऑप्शन है सुंदरदास या चौथा ऑप्शन है तुलसीदास। इसका सही आंसर हो जाएगा कबीरदास। कबीरदास जी का पंक्ति है कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। 54 क्वेश्चन, मसनबी शैली का प्रयोग किस काव्य में मिलता है? सूफी काव्य में मिलता है, राम काव्य में मिलता है या कृष्ण काव्य में मिलता है या संत काव्य में मिलता है? सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा सूफी काव्य में हमको देखने को मिलता है मसनबी शैली का प्रयोग। सूफी काव्य में हमको मसनबी शैली का प्रयोग देखने को मिलता है। 55 जायसी किस काव्य धारा से जुड़े हैं? जायसी सूफी काव्य धारा से जुड़े हैं या राम भक्ति काव्य धारा से जुड़े हैं या कृष्ण भक्ति शाखा से जुड़े हैं या संत काव्य धारा से जुड़े हैं? आपको सही विकल्प का चयन करना है। जिन्होंने भी जायसी को सूफी काव्य धारा से जुड़े हैं बताया है, उनका बताना सही है, सूफी काव्य धारा से जुड़े हुए हैं जायसी जी। 56 पद्मावत की रचना किसने की थी? ये तो क्वेश्चन देखते ही बन जाना चाहिए कि पद्मावत की रचना और कोई नहीं, जायसी जी ने की थी। 57 रत्नसेन किस काव्य का पात्र है? यह अगर आप सही ढंग से पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत ही जल्दी बता सकते हैं कि रत्नसेन किस काव्य का पात्र है। रत्नसेन मधुमालती का पात्र है, कहावत का पात्र है या पद्मावत का पात्र है या दुर्गावती का पात्र है? रत्नसेन जो कि एक पात्र है, पद्मावत का पात्र माना जा सकता है। पद्मावत काव्य का पात्र है कौन? रत्नसेन। 58 नागमती विरह किस काव्य में है? नागमती विरह किस काव्य में है? पहला ऑप्शन है मधुमालती, दूसरा ऑप्शन है कहावत, तीसरा ऑप्शन है पद्मावत या चतुर्थ ऑप्शन है दुर्गावती। इसका सही आंसर हो जाएगा पद्मावत। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम चलते हैं। चंदायन किसकी रचना है? चंदायन रचना जायसी जी का है, मुल्ला दाऊद जी का है, कुतुबन जी का है या मंझन जी का है? आपको बताना है चंदायन किसकी रचना है। चंदायन रचना जो कि मुल्ला दाऊद जी का है, सही आंसर के रूप में हम मान सकते हैं। मधुमालती किसकी रचना है? मधुमालती किसकी रचना है? मंझन जी का है, कुतुबन जी का है, मुल्ला दाऊद जी का है या जायसी जी का है? बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा 60 मंझन जी का है।
और 60 क्वेश्चन के साथ हम जो है जान चुके हैं कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है, और उसके साथ साथ हम और भी अच्छा क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका सहयोग चाहिए। आपका सहयोग इतना ही है कि लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। मृगावती किसकी है? यहाँ पे किसकी है, टाइपिंग मिस्टेक है। मृगावती किसकी रचना है? जायसी जी का है या मुल्ला दाऊद जी का है, कुतुबन जी का है या मंझन जी का है? सही आंसर हो जाएगा कुतुबन जी का है हमारा मृगावती, जो कि कुतुबन जी का रचना है। उसके बाद क्वेश्चन आता है 62 में, सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु थे रामानंद जी, रामानुज जी या वल्लभाचार्य या शंकराचार्य। आपको सही विकल्प का चयन करना है। आपके माइंड में आ चुका होगा कि सूरदास जी के गुरु का नाम है वल्लभाचार्य। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। पुष्टि मार्ग के आचार्य कौन है? रामानंद जी हैं, रामानुज जी हैं या वल्लभाचार्य हैं या शंकराचार्य हैं? इसका कौन सा ऑप्शन सही माना जाएगा? पुष्टि मार्ग के आचार्य कौन हैं? यह तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। वल्लभाचार्य जी हैं पुष्टि मार्ग के आचार्य। निम्नलिखित में से कौन वल्लभाचार्य का शिष्य नहीं है? इसमें से आपको चयन करना है कि वल्लभाचार्य का शिष्य कौन नहीं है। पहला ऑप्शन है नंददास, दूसरा ऑप्शन है कुंभन दास, तीसरा ऑप्शन है परमानंद दास या चौथा ऑप्शन है सूरदास। निम्नलिखित में से कौन वल्लभाचार्य का शिष्य नहीं है? वल्लभाचार्य जी का शिष्य नहीं है, इसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा नंददास। बाकी सब जो है वल्लभाचार्य जी का शिष्य हैं। कौन कौन है? कुंभन दास, परमानंद दास, सूरदास। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नरसी जी का मायरा किसकी रचना है? नरसी जी का मायरा नंददास जी का है, सूरदास जी का है या मीराबाई का है या चित्त स्वामी का है? नरसी जी का मायरा बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जो कि मीराबाई जी का रचना है। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? रसखान जी का, मीराबाई का, ध्रुवदास का या सूरदास जी का रचना है? आपको आंसर बताना है कि प्रेम वाटिका किसकी रचना है। प्रेम वाटिका रचना है रसखान जी का। किसकी रचना है? रसखान जी का रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास की रचना कौन सी नहीं है? आपको बताना है रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली या प्रेम वाटिका। तुलसीदास जी की रचना कौन सी नहीं है? नहीं के ऊपर जोर देना है, और यहाँ पे इसका सही आंसर निकल करके आ रहा है प्रेम वाटिका जो है तुलसीदास जी का नहीं है। तुलसीदास जी का रचना रामचरितमानस है, विनय पत्रिका है या और गीतावली भी है। इसके साथ साथ हम 67 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। 68 क्वेश्चन के ऊपर आ गए हैं। तुलसीदास ने समन्वय की विराट चेष्टा किसमें की है? तुलसीदास जी ने समन्वय की विराट चेष्टा किसमें की है? रामचरितमानस सही आंसर माना जाएगा या विनय पत्रिका सही आंसर माना जाएगा, गीतावली माना जाएगा या कवितावली माना जाएगा? इसका सही आंसर है रामचरितमानस में समन्वय की विराट चेष्टा रामचरितमानस में किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा रामचरितमानस। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? ये तो एक सिंधी साहित्य के अंदर जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 69 का बी आंसर सही माना जाएगा। रामचरितमानस में 7 कांड हैं। रामचरितमानस का प्रथम कांड कौन सा है? रामचरितमानस का प्रथम कांड कौन सा है? आपको बताना है अयोध्या कांड है, बाल कांड है, अरण्य कांड है या लंका कांड है। रामचरितमानस का प्रथम कांड कौन सा कांड है?
आपको याद रखना है कि रामचरितमानस का बालकांड सबसे प्रथम में आता है, यही इसका आंसर माना जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही माना जाएगा। 71 क्वेश्चन में आ चुके हैं। भरत मिलाप किसकी रचना है? भरत मिलाप किसकी रचना है? पहला ऑप्शन है तुलसीदास, दूसरा ऑप्शन है विष्णुदास या अग्रदास या ईश्वरदास। इसका सही आंसर हो जाएगा भरत मिलाप ईश्वरदास जी ने लिखा था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नाभादास की कृति कौन सी है? नाभादास की कृति कौन सी है? नाभादास की कृति है रामचंद्रिका या भक्तमाल या रामरासों या रामायण। आपको जो है इसका सही विकल्प चयन करना है। इसका सही विकल्प हो जाएगा नाभादास की कृति भक्तमाल है। ऑप्शन नंबर बी सही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केशवदास की कृति कौन सी है? केशवदास की कृति है कौन सी? आपको चयन करना है। पहला ऑप्शन है रामचंद्रिका, भक्तमाल, रामरासो या रामायण। केशवदास की कृति कौन सी है? केशवदास की कृति है रामचंद्रिका। रामचंद्रिका इसका सही आंसर माना जाएगा। रामचंद्रिका है केशवदास जी का। ऑप्शन ए सही है। बिहारी किस धारा के कवि हैं? बिहारी किस धारा के कवि हैं? पहला ऑप्शन है रीतिबद्ध, दूसरा ऑप्शन है रीति सिद्ध, तीसरा ऑप्शन है रीति मुक्त या तीनों नहीं। आपको इसका सही विकल्प हो जाएगा रीति सिद्ध के जो है रीति सिद्ध धारा के कवि हैं बिहारी जी। बिहारी किस धारा के कवि हैं? रीति सिद्ध धारा के कवि हैं। घनानंद किस धारा के कवि हैं? वो हैं रीतिबद्ध या रीति सिद्ध या रीति मुक्त या तीनों नहीं। इसका चयन करना है आपको। घनानंद किस धारा के कवि हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन नंबर सी जो है सही माना जाएगा। घनानंद रीति मुक्त धारा के कवि हैं। चिंतामणि किस धारा के कवि हैं? चिंतामणि किस धारा के कवि हैं? आपको बताना है। चिंतामणि रीतिबद्ध के कवि हैं, रीति सिद्ध के कवि हैं, रीति मुक्त के हैं या तीनों नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रीतिबद्ध। रीतिबद्ध जो है चिंतामणि का जो है धारा माना जाएगा। भिखारी दास किस धारा के कवि हैं? भिखारी दास किस धारा के कवि हैं? इसका आंसर जो है आपको फाइंड करना है। रीतिबद्ध है या रीति सिद्ध है या रीति मुक्त है या तीनों नहीं है। भिखारी दास किस धारा के कवि हैं? 77 का ए आंसर सही हो जाएगा। रीतिबद्ध के जो है कवि हैं भिखारी दास। इसमें से ढूंढना है कि कौन सी रचना केशवदास की नहीं है। केशवदास की रचना कौन सी नहीं है? रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रतन बावनी या सुजान हित। आपको बताना है कि इसका जो कि सही आंसर माना जाएगा कि सुजान हित जो है केशवदास जी का नहीं है, लेकिन बाकी ऊपर का तीनों सब जो है केशवदास जी का है। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रतन बावनी केशवदास जी का माना जाएगा। उसके बाद का क्वेश्चन है, कठिन काव्य का प्रेत किसे माना जाता है? केशवदास जी को माना जाता है, घनानंद जी को माना जाता है, बोधा जी को माना जाता है या सेनापति जी को माना जाता है। इसका सही विकल्प का चयन करना है। कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा था? इसका जो है आंसर आपको कमेंट में लिखना है। लेकिन यहाँ पे कठिन काव्य का प्रेत केशवदास जी को ही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन, बिहारी सतसई की प्रेरणा कौन सी नहीं है? बिहारी सतसई की प्रेरणा कौन सी नहीं है? नहीं के ऊपर जोर देना है। पहला ऑप्शन है गाथा सप्तशती या आर्य सप्तशती या अमरूक शतक या भागवत।
इसका सही आंसर हो जाएगा भागवत। भागवत नहीं है और बाकी सब है। उसके बाद 81 क्वेश्चन में मेरी भवबाधा हरो राधा नगरी सोई किसकी पंक्ति है। फिर से क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। मेरी भवबाधा हरो राधा नगरी सोई किसकी पंक्ति है। पहला ऑप्शन है बिहारी जी का है, या सूरदास जी का है, या मीराबाई का है, या रसखान जी का है। आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिहारी जी का है। एटी 81 का जो है सही आंसर माना जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिहारी जी का। मेरी भवबाधा हरो राधा नगरी सोई बिहारी जी ने लिखा था। 82 का नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इन्हीं काल किसकी पंक्ति है। पहला ऑप्शन है बिहारी जी का, दूसरा ऑप्शन है सूरदास जी का, या तीसरा ऑप्शन है मीराबाई का, या चौथा ऑप्शन है रसखान जी का। आपको बताना है कि इसका नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इन्हीं काल, इसका जो है सही ऑप्शन जो है हो जाएगा बिहारी जी का यह पंक्ति है। नेक्स्ट है छत्रसाल दशक किसकी रचना है। छत्रसाल दशक किसकी रचना है। पहला ऑप्शन है गणानंद, भूषण, बिहारी या देव। इनमें से आपको चयन करना है। छत्रसाल दशक किसकी रचना है। छत्रसाल दशक रचना है भूषण जी का। भूषण जी का सही आंसर माना जाएगा। उसके बाद भूषण के काव्य में किस रस की प्रधानता है। भूषण के काव्य में किस रस की प्रधानता है, इसका सही आंसर क्या हो सकता है, चयन करना है। पहला ऑप्शन है वीर रस, या श्रृंगार रस, या हास्य रस, या करुण रस। भूषण के काव्य में किस रस की प्रधानता देखने को मिलती है। भूषण जो है वीर रस में लिखे जाने वाले कवि हैं। उसके बाद 85 क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। सेनापति की रचना कौन से है। सेनापति की रचना कौन से है। पहला ऑप्शन है कवि रत्नाकर, दूसरा ऑप्शन है रतन हजारा, तीसरा ऑप्शन है रसिकानंद, या चौथा ऑप्शन है संग्राम सार। आपको जो है इसका सही आंसर जो है बताना है। कवित रत्नाकर इसका सही आंसर माना जाएगा। कवित रत्नाकर सेनापति की रचना है। 86 क्वेश्चन के ऊपर हम बात कर रहे हैं ग्वाल कवि की रचना कौन सी है। ग्वाल कवि की रचना कौन सी है। पहला ऑप्शन है कवित रत्नाकर, दूसरा ऑप्शन है रतन हजारा, रसिकानंद, या संग्राम सार। आपको बताना है 86 का कौन सा ऑप्शन जो है सही माना जाएगा। ग्वाल कवि की रचना कौन सी है। इसका सही आंसर माना जाएगा ग्वाल कवि की रचना जो कि रसिकानंद है। रसिकानंद जो है ग्वाल कवि की रचना माना जाएगा। उसके बाद का जो है क्वेश्चन पढ़ते हैं। कुलपति मिश्र का प्रबंध काव्य कौन सा है। पहला ऑप्शन है कवित रत्नाकर, रतन हजारा, रसिकानंद, या संग्राम सार। कुलपति मिश्र का प्रबंध काव्य कौन सा है। 87 का जो है संग्राम सार सही आंसर माना जाएगा। संग्राम सार कुलपति मिश्र जी का प्रबंध काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिंतामणि की रचना कौन सी है। चिंतामणि की रचना है कविकुल, कल्पतरु, या रसिक विलास, या पिंगल प्रकाश, या रस रहस्य। चिंतामणि की रचना कौन सी है। इसमें से आपको बताना है कि कविकुल कल्पतरु इसका जो है सही आंसर माना जाएगा। कविकुल कल्पतरु। मतीराम की रचना कौन सी नहीं है। इसमें से नहीं का चयन करना है। ललित ललाम, रसराज, या वृत्त कौमुदी, या आलम केली। इसमें से सही का चयन करना है। 89 का मतीराम की रचना कौन सी नहीं है। हमारे सामने ऊपर का सब तीनों जो है उनकी ही रचना है, लेकिन आलम कली जो कि मतीराम की रचना नहीं है। हम 90 क्वेश्चन के ऊपर आ चुके हैं। आलम की रचना कौन सी है। आलम की रचना है ललित ललाम, या रसराज, या वृत्त कौमुदी, या आलम केली। आलम की रचना कौन सी है आपको बताना है। 90 का सही आंसर हो जाएगा आलम केली आलम की रचना है। उसके बाद का क्वेश्चन
दिया गया है बिहारी की रचना कौन सी है। पहला ऑप्शन है रस नक्सिक, काव्य रत्न, बिहारी सतसई या अलंकार प्रकाश। आपको बताना है कि बिहारी की रचना कौन सी है। उसका सही ऑप्शन हो जाएगा बिहारी सतसई, जो है बिहारी की रचना है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उसके बाद अंग दर्पण किसकी है। अंग दर्पण किसकी है। पहला है रसलीन, रघुनाथ, बौधा या श्रीपति। अंग दर्पण किसकी है। अंग दर्पण है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। अंग दर्पण रसलीन का है, आपको याद रखना है। उसके बाद देव की रचना कौन सी नहीं है। नहीं को जो है देखना है। भाव विलास नहीं है, या रस विलास नहीं है, या प्रेम तरंग नहीं है, या रसराज नहीं है। आपको बताना है कि देव की रचना कौन सी नहीं है। कौन सी नहीं है के अंदर आ जाएगा रसराज जो है देव की रचना नहीं है, और बाकी सब देव की रचना है। देव की रचना कौन कौन सी है। भाव विलास है, रस विलास है, और प्रेम तरंग देव की रचना है। 94th के अंदर संत काव्य धारा के कवि कौन नहीं है। संत काव्य धारा के कवि के अंदर कौन नहीं है। आपको बताना है रैदास नहीं है, दादू दयाल नहीं है, या मलुकदास नहीं है, या सेनापति नहीं है। संत काव्य धारा के अंदर मेरे को एक ही ऑप्शन देखने को मिल रहा है कि सेनापति इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि संत काव्य धारा के अंतर्गत नहीं आते। 95th क्वेश्चन के ऊपर आ चुके हैं और लास्ट 5 क्वेश्चन बचा हुआ है। संतों में सबसे बड़ा पंडित किसे माना जाता है। संतों में सबसे बड़ा पंडित किसे माना जाता है। सुंदरदास को माना जाता है, या रैदास को माना जाता है, या मलिकदास को माना जाता है, या दादू दयाल को माना जाता है। आपको बताना है इसमें से सही आंसर हो जाएगा संतों में सबसे बड़ा कवि कौन है। सुंदरदास जी हैं। उसके बाद नागमती चितऊर पथहेरा किसकी पंक्ति है। नागमती चितऊर पथहेरा किसकी पंक्ति है। 96 का सही आंसर बताना है। जायसी जी का है, या मंझन जी का है, या मलिकदास जी का है, या तुलसीदास जी का है। इसमें तो पता ही चल रहा है नागमती वियोग जिसने लिखा था जायसी जी ने, उनका ही यह पंक्ति है। नागमती चितऊर पथहेरा इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 97 का आपको सही आंसर बताना है कि लेरिक और चंदा किस काव्य के पात्र हैं। लेरिक और चंदा किस काव्य के पात्र हैं। पहला ऑप्शन है चंदायन, पद्मावत, या मधुमालती, या मृगावती। इसमें से सही आंसर माना जाएगा 97 का चंदायन, जो कि लेरिक और चंदा के पात्र माने जाएंगे। 98 का क्वेश्चन आता है मनोहर और मधुमालती किस काव्य के नायक नायिका हैं। मनोहर और मधुमालती किस काव्य के नायक नायिका हैं। इसका सही आंसर आपको बताना है चंदायन, पद्मावत, मधुमालती या मृगावती। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मधुमालती, जिसमें कि मधुमालती में हमारे मनोहर और मधुमालती जो कि यहाँ पे ऑप्शन में भी है और यहाँ पे पात्र में भी है, आपको देखने को मिल रहा होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अलवार भक्तों के पद किस भाषा में है। अलवार भक्तों के पद की भाषा बताना है। तमिल में है, या तेलुगु में है, या कन्नड़ में है, या हिंदी में है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तमिल में देखने को मिलता है अलवार संतों के पद। अलवार संतों के पद की भाषा जो है तमिल है। सबसे आखिरी क्वेश्चन 100 क्वेश्चन के ऊपर हम बात कर रहे हैं। गुरु को अधिक महत्व किस में दिया गया है। गुरु को अधिक महत्व किस में दिया गया है। राम काव्य धारा में दिया गया है, या संत काव्य धारा में दिया गया है, या कृष्ण काव्य धारा में दिया गया है, या सूफी काव्य धारा में दिया हुआ है। आपको बताना है इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा
संत काव्य धारा में गुरु को अधिक महत्व दिया गया है। तो इस तरह से हमने 100 क्वेश्चन के ऊपर चर्चा की है। अब आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू सो मच। और जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाएं। वीडियो के ऊपर अपना सबसे महत्वपूर्ण कमेंट लिखें। आपको यह क्लास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो अच्छा लिखें, अगर बुरा लगा होगा तो बुरा लिखें, लेकिन कुछ ना कुछ तो लिखें। आप जो कुछ भी लिखेंगे उसमें से हमारा जो है मनोबल बढ़ता है और ज़्यादा वीडियो बनाने का हम प्रयास करेंगे और नए नए क्वेश्चन को आपके सामने उपस्थित करेंगे। थैंक यू सो मच।